बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बायो एनर्जेटिक्स के बारे में बहुत डिटेल के साथ पढ़ेंगे। बायो एनर्जेटिक्स की प्रॉपर डेफिनेशन, फिर हम देखेंगे बायो एनर्जेटिक्स एंड द रोल ऑफ एटीपी, एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स, और फिर लास्ट पे एटीपी की स्ट्रक्चर, एटीपी का फंक्शन और एटीपी जनरेट करने और उसको ब्रेक डाउन करने के लिए कितनी कितनी मिकदार में एनर्जी चाहिए, ये सब डिटेल आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम बायो एनर्जेटिक्स को देखते हैं। ये टू वर्ड से मिलकर बना है बायो एंड एनर्जेटिक्स। बायो का मतलब है लाइफ और एनर्जेटिक्स का मतलब हुआ एनर्जी। इट्स मीन कि इसमें हम एनर्जी का रिलेशनशिप देखेंगे और लिविंग ऑर्गेनिज्म में एनर्जी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कैसे तब्दील होती है। अब सबसे पहले एनर्जी को देखते हैं कि उसकी टू फॉर्म्स हैं, काइनेटिक एंड पोटेंशियल। अब हम काइनेटिक एनर्जी को देखते हैं। यहाँ एक छोटी सी टिप शेयर करूँगी ताकि आप लोगों को ये वर्ड जो है और इसका मीनिंग जो है वो प्रॉपर याद रहे। अब काइनेटिक जो है ना, इसका मतलब होता है हरकत। अब काइट वर्ड जो है, काइट जिसे हम पतंग कहते हैं, अब हवा में देखें वो भी तो हरकत ही करती रहती है ना। तो देखें कितना इजी हो गया, काइनेटिक एनर्जी हरकत वाली एनर्जी। यानी इस कंडीशन में हमारी बॉडी ने वर्क करते रहना है, यानी मुसलसल हरकत में रहना है। और इसके मुकाबले में अगर पोटेंशियल एनर्जी की बात की जाए तो उसमें एनर्जी इस्तेमाल नहीं हो रही होती बल्कि स्टोर होती है। यानी हमारी बॉडी में जितनी भी एनर्जी स्टोर है ना, उसको हम कहेंगे ये पोटेंशियल एनर्जी है। इसमें ख़ास किस्म के बॉन्ड होते हैं जिसकी वजह से एनर्जी जो है वो स्टोर रहती है। अब ये बॉन्ड कौन से हैं ये आगे चल के आपको बताती हूँ। और जैसे ही ये बॉन्ड टूटेंगे तो अब पोटेंशियल एनर्जी जो है वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है बायो एनर्जेटिक्स एंड द रोल ऑफ एटीपी। अब इसमें प्रॉपर डेफिनेशन देखते हैं बायो एनर्जेटिक्स की। बायो एनर्जेटिक्स इज द स्टडी ऑफ एनर्जी रिलेशनशिप एंड एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब यहाँ मैंने नीचे छोटा सा एक स्केच बनाया है, इसमें तमाम कॉन्सेप्ट जो हैं वो आपके क्लियर हो जाएंगे। अब ये तो हमें पता है कि हम फूड खाएंगे तो हमें उसकी एनर्जी मिलेगी। अब हर वो फूड जो हम खाएंगे, फूड की मेटाबॉलिज्म होगी और वो एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। फूड जो होगी इसमें हमारी सारी की सारी एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी होगी। और ये देखिए केमिकल बॉन्ड प्रेजेंट हैं। जैसे ही इस फूड की मेटाबॉलिज्म होगी, यानी इसको ब्रेक डाउन किया जाएगा, तो अब इसके सारे केमिकल बॉन्ड जो है ना वो ब्रेक कर जाएंगे, जिससे हमें एनर्जी मिलेगी और हम अपने काम कर सकते हैं। अब देखिए एनर्जी कैसे पोटेंशियल से काइनेटिक में चेंज हुई। फिर जब कोई वर्क नहीं होगा फिर ये एनर्जी स्टोर होगी इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। फिर जब हमारी बॉडी को वर्क की ज़रूरत होगी तो पोटेंशियल एनर्जी जो है वो काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो जाएगी और लाइफ एक्टिविटीज़ परफॉर्म करेगी। ये है सारा एनर्जी रिलेशनशिप और एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन। अब ये तो बहुत कॉमन बात है, हमें पता है कि हमारे पास टू कैटेगरीज हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म की, एक प्लांट्स हैं एक एनिमल्स हैं। अब यहाँ पर आपको एमसीक्यू आ सकता है कि प्लांट्स के अलावा और कौन से ऑर्गेनिज्म हैं जो कि ऑटोट्रॉफ्स हैं। अब यहाँ मेंशन है कि फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया एंड एल्गी, ये भी ऑटोट्रॉफ्स हैं और फोटोसिंथेसिस के ज़रिए अपनी खुराक को तैयार करते हैं। और अगर एनिमल्स की बात की जाए तो एनिमल्स में एनिमल्स हैं, फंजाई हैं एंड मैनी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म में हमारे पास नॉन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया एंड प्रोटोजोन आएंगे। ये सब हेटरोट्रॉफ्स हैं और प्रिपेयर्ड फूड को इस्तेमाल करेंगे। अब यहाँ पर एक डायग्राम के जरिए हम देखेंगे कि कैसे लिविंग ऑर्गेनिज्म में एनर्जी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज हो रही है। यानी कभी स्टोर होती है तो पोटेंशियल एनर्जी बन जाती है और कभी यूज़ होनी होती है तो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। आसान अल्फाज में जब जिस्म ने काम करना होता है तो एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है, और जब बॉडी ने कोई वर्क नहीं करना तो एनर्जी जो है वो पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाती है। अब यहाँ पर सबसे पहले कार्बन डाइऑक्साइड की रिडक्शन होगी और सनलाइट यूज़ करते हुए प्लांट्स जो हैं वो अपनी खुराक को तैयार करेंगे। फिर उस फूड की ऑक्सीडेशन होगी, रिडक्शन के बाद ऑक्सीडेशन होगी, एनर्जी रिलीज़ होगी। फिर जो एक्स्ट्रा एनर्जी होगी वो पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाएगी। और फिर जब बॉडी ने वर्क करना होगा तो फिर यही पोटेंशियल एनर्जी जो है वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। अब हमारे पास तीन मेन काम हैं जो बॉडी ने करने हैं, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, मेंटेनेंस एंड केमिकल सिंथेसिस। और एक बात याद रखनी है कि हर स्टेप में जो हीट है ना वो लॉस होगी।
यानी जब एनर्जी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज हो रही होती है तो कुछ एनर्जी जो है वो हीट की शक्ल में खारिज होती है। जब आपको बायोएनर्जेटिक्स पे नोट आ जाए तो आप लोगों ने बायोएनर्जेटिक्स की डेफिनेशन और साथ में ये डायग्राम जो है वो ड्रा कर लेनी है। अब हम एटीपी जो है उसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। उसमें कितने सब यूनिट हैं, कौन सा बॉन्ड प्रेजेंट है और कौन कौन से ये सेलुलर फंक्शन जो है परफॉर्म कर सकती है। इसके अलावा हम देखेंगे कि जब एटीपी का मॉलिक्यूल ब्रेक डाउन करेगा या तो कितनी मिकदार में एनर्जी जो है वो यूज़ होगी। सबसे पहले इसकी डिस्कवरी की बात करते हैं। 1929 में कार्ल लोहमैन ने इसे डिस्कवर किया। तब उसने हमें ये बताया कि एटीपी सेल के अंदर मेन एनर्जी ट्रांसफ़र मॉलिक्यूल है। एटीपी की डिस्कवरी पर ही उसे 1941 में नोबेल प्राइज़ भी मिला। अब एटीपी का एब्रीवेट क्या है, वो है एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट और इसे मेजर एनर्जी करेंसी ऑफ ऑल सेल्स भी कहते हैं। यानी इसके पास बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है। अब कौन कौन से सेलुलर फंक्शन हैं जो एटीपी की मदद से होते हैं। अब जितने भी हमारी बॉडी में मैक्रो मॉलिक्यूल्स बन रहे हैं, जिस तरह डीएनए, आरएनए, प्रोटीन, ये सब एटीपी की मदद से बनते हैं। और जो हमारी बॉडी की मूवमेंट है, फिर ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, एंडोसाइटोसिस एंड एक्सोसाइटोसिस, ये आप लोगों को शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास एबिलिटी ऑफ एटीपी। अब एटीपी एनर्जी को स्टोर भी करता है, उसको रिलीज भी करता है, इसलिए इसमें ये एबिलिटी है क्योंकि इसकी मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ऐसी है। अब इसकी स्ट्रक्चर देखते हैं। इसके पास 3 सब यूनिट्स हैं। फर्स्ट में हमारे पास है एडेनिन, जो कि एक नाइट्रोजन बेस है और इसके 2 रिंग्स हैं। फिर हमारे पास 5 कार्बन वाली शुगर होगी जिसे हम राइबोस कहेंगे। फिर हमारे पास 3 ग्रुप्स होंगे फास्फेट के, जो कि एक लीनियर चेन के जरिए जुड़े हुए होंगे। अब यहाँ देखें, सबसे पहले यहाँ पर 5 कार्बन शुगर बन रही है जो है राइबोस। इसके 5 कॉर्नर होंगे, एक कॉर्नर पे हमारे पास ऑक्सीजन होगी और इसके फर्स्ट नंबर वाली कार्बन पर नाइट्रोजन बेस अटैच होगी, जो कि एटीपी के केस में हमारे पास एडेनिन है। और 5 नंबर कार्बन पर हमारे पास फास्फेट ग्रुप अटैच होगा। 5 एंड फास्फेट, देखिए मिलता जुलता वर्ड है तो आप लोगों को याद रहेगा कि 5 नंबर कार्बन पर फास्फेट ग्रुप अटैच होना है। अब ये देखिए रिंग स्ट्रक्चर जो है बहुत इजी है। अच्छी तरह से इस डायग्राम को देखें, समझें और इसको खुद भी ट्राई करने की कोशिश करें। अगर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के हवाले से देखा जाए तो एटीपी जो है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और मोस्टली पेपर में आ जाता है। अब देखिए फास्फेट ग्रुप जो है वो 3 ग्रुप्स हमारे पास अटैच है 5 नंबर कार्बन के पास। अगर हम राइबोस और एडेनिन की बात करें तो इसको हम कहेंगे एडिनोसिन। अगर राइबोस एडेनिन के साथ एक फास्फेट अटैच हो जाए तो हम कहेंगे कि एएमपी है, यानी एडिनोसिन मोनोफास्फेट। और अगर 2 फास्फेट ग्रुप आ जाएं तो एडिनोसिन डाईफास्फेट बन जाता है और अगर 3 फास्फेट ग्रुप आ जाएं तो एडिनोसिन ट्राईफास्फेट बन जाएगा। जो एटीपी का मॉलिक्यूल है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म में एनर्जी करेंसी के लिए सेंट्रल रोल प्ले करता है, इसीलिए इसको अर्ली हिस्ट्री ऑफ लाइफ में होना चाहिए और जब से लाइफ स्टार्ट है ये तब से प्रेजेंट है। अब इसमें हम बॉन्ड की बात करेंगे। कोवलेंट बॉन्ड इसमें प्रेजेंट होगा जो कि 2 फास्फेट ग्रुप को आपस में अटैच करेगा और 2 फास्फेट ग्रुप के दरमियान हाई एनर्जी बॉन्ड होगा जिसको हम टिल्डा से इंडिकेट करेंगे। और जब फास्फेट ग्रुप एटीपी से अलग हो जाएगा तो वो इनऑर्गेनिक फास्फेट बन जाएगा और एनर्जी रिलीज करेगा। अब हम देखते हैं कि एक अगर फास्फेट बॉन्ड जो है वो ब्रेक करे तो हमारे पास 7.3 किलो कैलोरीज एनर्जी जो है वो रिलीज होगी। ये आपको पेपर में आ सकता है, ये इक्वेशन है, ये आप लोग देख लें। जब एक फास्फेट का मॉलिक्यूल निकलेगा तो हमारे पास एडीपी बच जाएगा और जब एक और निकल जाएगा तो हमारे पास एएमपी जो है वो बच जाएगा और हर स्टेप पर हमारे पास 7.3 किलो कैलोरी पर मोल एनर्जी जो है वो रिलीज होगी। मेन इसमें जो याद रखने वाली बात है वो एनर्जी की मिकदार है और पर मोल ऑफ एटीपी इतनी एनर्जी रिलीज होगी हर स्टेप पर। इसको आप लोगों ने बहुत अच्छी तरह याद करना है, जिसे रट्टा लगाना कहते हैं ना, वो लगाना है इस मिकदार को। अब ओवरऑल हम देखते हैं कि जब एटीपी का मॉलिक्यूल बनता है तो वो एक एनर्जी रिलीजिंग प्रोसेस है और जब एटीपी का मॉलिक्यूल ब्रेक डाउन करेगा तो वो होगा एनर्जी कंज्यूमिंग प्रोसेस।
ये दो भी आप लोगों के एमसीक्यू पॉइंट हैं, ये आपको एमसीक्यू में पूछे जा सकते हैं। अब लास्ट पे जो लाइन है वो देखें, एटीपी ट्रांसफर्स एनर्जी बिटवीन मेटाबॉलिक रिएक्शन। हमने यही देखा पूरे टॉपिक में कि एटीपी जो है एनर्जी को ट्रांसफ़र करता है। जिस तरह हमने देखा कभी पोटेंशियल एनर्जी बन रही है, कभी काइनेटिक बन रही है, फिर पोटेंशियल, फिर काइनेटिक। बस ये सारी स्टोरी जो है ना काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी की है, और जो इसमें मेन ट्रांसफ़र कर रहा है ये सारी चीज़ों को वो है एटीपी। ये था हमारा आज का टॉपिक जो कि बहुत आसान था। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें, और जो लोग इस चैनल पे न्यू हैं इसको सब्सक्राइब ज़रूर करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दिल लगा कर पढ़ें और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।